हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट जोन 6। अभी बात करेंगे हम CDS के पेपर के सेंटेंस कंप्लीशन के सेक्शन का, उस पर एनालिसिस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको आंसर्स इसके अवेलेबल है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, इसके आंसर्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है मेरे को आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताना कि आंसर क्या है, मेरे को आपको ये बताना है कि बाकी 3 आंसर क्यों नहीं है, मैं उस पर ज़्यादा जोर दूंगा। शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस कंप्लीशन हमारा था, इट इज़ नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ। तो आंसर तो जो गिवन ही है, पता ही है हमको, सबने बता रखा है कि आंसर पहला वाला है, उस पर भी मांगूंगा, लेकिन बाकी क्यों नहीं है वो देखते हैं। आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि डिसीजन को डिसाइड नहीं कराता था, यू ऑलवेज मेक अ डिसीजन और टेक अ डिसीजन कभी कभी। तो मेक या टेक अ डिसीजन से बनना चाहिए था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नहीं हुआ। आई हैड नॉट टेकन अ डिसीजन पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाने का कोई कारण नहीं है। सेंटेंस तो अपनी एक आदत बता रहा है, प्रेजेंट में बता रहा है, तो हमारा जो कंटिन्यूएशन क्लॉज होना चाहिए वो भी प्रेजेंट का होना चाहिए या फ्यूचर का होना चाहिए। और डी ऑप्शन भी कहता है आई डिसाइड आई वुड नॉट हैव टेकन। वुड नॉट हैव टेकन फिर से पास्ट में ले जाता है, सब्जंक्टिव बना देता है, इमेजिनेटिव बना देता है सेंटेंस को। तो ले देकर जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा बचता है हमारा, ऑप्शन ए। अब वही समझिए, इट इज़ नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं है कि मैं निर्णय नहीं लेता। आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन का मतलब है मैंने ये निर्णय लिया कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। ये इसकी वॉइस निकल के आती है। तो जैसा मैंने कहा ना कि फर्दर जो क्लॉज होना चाहिए था या तो प्रेजेंट का होना चाहिए था या फ्यूचर का। बाकी सारे पास्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये भी एक इशारा था कि तीनों ही आंसर नहीं है। अगला सेंटेंस आता है, सब्जंक्टिव मूड टॉपिक से आता है। इफ आई वर इन योर पोजीशन। इफ आई वर देखते ही दिमाग में आ जाए सब्जंक्टिव मूड, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन। और इफ आई वर देख के समझ आना चाहिए कि हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन या तो प्रेजेंट की होगी या फ्यूचर की होगी, पास्ट की नहीं होगी। यही पकड़ है इस क्वेश्चन की। अगर मैं आपकी पोजीशन में हूं तो पहले ऑप्शन पर अगर जाते हैं, आई हैड बीन देखते ही पास्ट में जाती है बात, ये आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन आई वुड नॉट हैव बीन, फिर वुड नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन पास्ट में जाता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दो बचे, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन और शुड आई नॉट एक्सेप्ट दिस कंपनसेशन। अब ऑप्शन डी इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में, एक तो इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रश्न पूछ ही नहीं रहा है। वो तो ये बोला है अगर मैं आपकी पोजीशन में हूँ तो मैं ये कंपनसेशन एक्सेप्ट ना करूँ, मैं ये भरपाई की राशि एक्सेप्ट ना करूँ। इसीलिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो जैसे मैंने कहा ना, आंसर आपके पास होंगे, मेरे को ये बताना बाकी आंसर क्यों नहीं है, आपने भी ऐसे ही सोचना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पार्टिसिपल्स टॉपिक से। हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए। हैविंग रिटन मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज यानी बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखकर, इसके आगे आप सोचना शुरू करना है। शी कैनॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ, पहला ऑप्शन। शी इज टू फील टू बिग टू अंडरस्टैंड। शी शुड नॉट हैव बीइंग फीलिंग फॉर लाइफ, गलत करना शुरू करता है। सबसे पहले हैव के साथ कभी भी बीइंग नहीं आएगा, तो ये स्ट्रक्चर गलत दिखा, सबसे पहले ऑप्शन सी हटाया। फिर ऑप्शन है शी कैनॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ, स्टेटमेंट अधूरा है। शी कैनॉट बी फीलिंग अबाउट लाइफ व्हाट, बता नहीं रहा वो लाइफ के बारे में क्या नहीं फील कर रही होगी, इनकम्प्लीट मीनिंग। शी इज टू फील, उसको फील करना है, क्या करना है लाइफ के बारे में, टू बिग टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट है। शी इज टू फील, या तो यहाँ पर दैट आना चाहिए था, फिर लाइफ के बाद इज आना चाहिए, दैट लाइफ इज टू बिग टू, तो ऐसा कुछ होता तो ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, और वॉइस है हैविंग रिटन मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिख के शी फील्स, उसको लगता है लाइफ इज टू वास्ट, की जिंदगी जरूरत से ज़्यादा बड़ी है समझ पाने के लिए। रीडिंग हैबिट बेस्ड है, अगर रीडिंग की आदत है तो जल्दी पकड़ेंगे, रीडिंग की आदत है तो पकड़ नहीं बन पाएंगे। अगला आता है ऑप्शन 24, डिटरमाइनर से आ जाता है। देयर आर मैनी करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। फिर लॉजिकली सोचते हैं, ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। यू वुड चूज वन ऑफ देम, आप उनमें से एक चुनेंगे। यू शुड चूज नन ऑफ देम, आपको चुनने चाहिए उनमें से कोई नहीं, सबसे लॉजिकल। यू कैन चूज मैनी ऑफ देम, आप उनमें से बहुत सारे चुन सकते हैं, या आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। तो ऑप्शन ए की बेस्ट चॉइस है, बेस्ट वॉइस है। इसीलिए अब पूरा सेंटेंस बना कि बहुत सारे करियर ऑप्शन है और आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। 25th क्वेश्चन, इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। देखो दूसरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव मूड टॉपिक से। अब सिलेबस के दौरान क्या होता है, कोर्स के दौरान क्या होता है, सब्जेक्टिव मूड काफी एंड में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे एंड के टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ते। 2 क्वेश्चन 10 के अंदर, यानी 10 क्वेश्चन के अंदर 2 सब्जेक्टिव मूड टॉपिक से हैं। तो क्लॉज शुरू था इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, पहचान होगी, इफ दिख गया, हैड और थर्ड फॉर्म दिख गया। एक क्लॉज अगर इफ से हैड और थर्ड फॉर्म से लिखा गया यानी वो सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड मतलब हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज, इमेजिनरी सेंटेंसेज, और वो भी पास्ट के।
अब इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल के बाद का क्लॉज या तो वुड हैव या कुड हैव या शुड हैव से बनेगा। मैंने वो आंसर ढूंढना है। तो पहले तो मैंने आंसर हटाए कौन कौन से नहीं हो सकते। बी हटाया, विल हैव से नहीं बन सकता, मस्ट हैव से नहीं बन सकता। दो बचे, यू वुड हैव बीन फेयर्ड वेल या यू वुड हैव फेयर्ड वेल। फिर इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल, अगर आप ठीक से प्रिपेयर करते, आप अच्छा प्रदर्शन करते, आंसर हो गया यू वुड हैव फेयर्ड वेल। आप अच्छा प्रदर्शन करते। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पैसिव सेंटेंस है, पैसिव की कोई वॉइस नहीं आ रही, पैसिव का कोई मीनिंग नहीं है, तो सेंटेंस बनी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते यू वुड हैव फेयर्ड वेल। अगर स्टूडेंट्स आपको ना फेयर्ड वेल का मीनिंग भी नहीं पता था तब भी आप आंसर निकाल सकते थे कि एक क्लॉज जो है सब्जेक्टिव मूड में हेड और थर्ड फॉर्म से लिखा जाएगा तो दूसरा वुड हैव और थर्ड फॉर्म से लिखा जाएगा, ऐसे सोचना था आपने। अगला एक प्रोवर्ब आ गया। प्रोवर्ब कह रहा है वेयर देयर इज अ विल, ये सुना ही हुआ सब लोगों ने, देयर इज अ वे। जहाँ पर करने की इच्छा होती है वहाँ पर व्यक्ति रास्ता बना ही लेता है, कोई ना कोई तरीका बना ही लेता है करने का। तो इसके लिए कोई ग्रामेटिकल आपकी नॉलेज की जरूरत नहीं थी। प्रोवर्ब की नॉलेज बचपन से किस्से कहानियाँ स्टोरीज अगर पढ़ी है तो उसमें आ ही जाता है। नेक्स्ट है इट्स गेटिंग डार्क। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आंसर है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स, शुड आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स, मे आई बी टर्निंग ऑन द लाइट्स। सबसे पहले तो कंटिन्यूस वॉइस की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरा हो रहा है, लाइट ऑन कर देते हैं, हमें लाइट ऑन कर देनी चाहिए, लाइट ऑन करना जरूरी है, ऐसी कोई वॉइस हो सकती है। वी डू नॉट नीड द कंटिन्यूस टेंस। तो पहले तो बी और सी ऑप्शन हटाए। अब बचा मस्ट आई टर्न ऑन द लाइट्स या कैन आई टर्न ऑन द लाइट्स। परमिशन के हिसाब से ऑप्शन डी सही जाता है, आवश्यकता के हिसाब से ऑप्शन ए सही जाता है। अब ये देखना है कि यूपीएससी कौन सा सही मानता है। अगर मेरे को चुनना है तो मैं ऑप्शन डी चुनूंगा कि आप किसी से पूछ रहे हो कि अंधेरा हो रहा है, क्या मैं लाइट्स ऑन कर सकता हूँ। हाँ, पोलाइट नहीं है, इतना विनम्र नहीं है, कैन से पूछा गया है, लेकिन गलत नहीं है। जबकि मस्ट बताता है ज़रूरत। तो ये दो ऑप्शन है। अब इसमें पता नहीं कि यूपीएससी कौन सा आंसर मानेगा, लेकिन ये दो प्रोबेबल्स हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं। वंस आई मेट अ ट्रैवलर, एक बार मैं एक ट्रैवलर से मिला। अब अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो सेड वर्ड दिख रहा है पहले तो सब में, ठीक है। इसको बेस बना के आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं एक ट्रैवलर से मिला, एक बार एक यात्री से मिला जिसने कहा। जैसे ही मेरे दिमाग में जिसने कहा, मुझे एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन दो में दिख रहा है, बाकी दोनों को छोड़ दिया मैंने अभी। जिसने कहा ही हैड बीन टू एन एंशिएंट प्लेस, जिसने कहा कि वो एक प्राचीन जगह होके आया है। जिसने कहा हु कैन बी सेड, अब यहाँ पर कैन बी सेड जिसे कहा जा सकता है, ऐसा कुछ वॉइस दे रहा है, ये भी इनअप्रोप्रिएट वॉइस। तो आंसर बेटर कौन सा रहा हमारा, ऑप्शन ए। वंस आई मेट अ ट्रैवलर, एक बार मैं एक यात्री से मिला जिसने कहा कि वो एक प्राचीन जगह होके आया था। सेंटेंस हमारा ऑप्शन ए से बनेगा। नेक्स्ट हमारा फिर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर का कोई बहुत रोल नहीं है इसमें। मैन इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल, मैन ही सबसे बड़ा सत्य है। एंड देर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, और उसके आगे उसके परे कुछ नहीं है। अगेन रीडिंग बेस्ड है, इसमें कोई ग्रामर का कंपोनेंट नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। मैं अगली बाकी मीनिंग बता देता हूँ। नथिंग कैन बी विद हिम का मतलब था उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं बन रहा। देयर कैन नॉट बी नथिंग टू हिम, उसको कुछ नहीं हो सकता का सेंस नहीं बन रहा। देर इज नथिंग ट्रूथ अबाउट हिम, हाँ अगर ऐसा होता देर इज नो ट्रूथ अबाउट हिम तो सोचा जा सकता था, लेकिन नथिंग ट्रूथ का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन हमने हटाए। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, अगर आपका जीवन सीमित है, बाधित है आदतों से। यू वर, अगर देखो फिर कंडीशनल क्लॉज है, अगर आपका जीवन बाधित है तो अगला क्लॉज जो होना चाहिए ना, या तो प्रेजेंट का होना चाहिए या फ्यूचर का होना चाहिए। पहले ऐसे सोचो, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का होना चाहिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी खत्म हो गए, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो इफ योर लाइफ इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय हैबिट्स अलोन, अगर आपका जीवन मात्र आदतों से चलता है, यू आर मेरली एन इमिटेटिव मशीन, आप मात्र एक इमिटेटिव मशीन। इमिटेटिव मशीन जो बार बार एक जैसा काम करती है, कॉपी करती है काम। और डी, यू कैन बी लिविंग इन एन इमिटेटिव वर्ल्ड, आप जी सकते हो किसमें, एक इमिटेटिव वर्ल्ड में। तो जी सकते हो से बेटर वॉइस हमारी आती है यू आर मेरली एन इमिटेटिव मशीन, कि अगर आपका जीवन सीमित है आदतों से तो आप मात्र एक इमिटेटिव मशीन है, यानी एक मशीन की तरह जो रोज एक ही काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम में। आपको एक मैंने अप्रोच दिया कि क्वेश्चन को देखना कैसे, यू हैव टू यूज द अप्रोच ऑफ निगेशन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से चूज करूंगा, ऐसी अप्रोच से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू।